मूवी की स्टार्टिंग में हम एक डार्क रूम का सीन देखते हैं। यहाँ एक आदमी एक फोटो को देखकर काफी घबरा रहा था। यहाँ से कहानी 4 महीने पहले फ्लैशबैक में शिफ्ट होती है। यहाँ भी हम उसी आदमी को किसी का पीछा करते हुए देखते हैं, क्योंकि एक चोर ने उसका कैमरा छीन लिया था। भागते भागते वो चोर अपने साथियों के पास पहुंच जाता है, इसीलिए उस आदमी को खाली हाथ ही यहाँ से लौटना पड़ता है। अगले सीन में हम उस आदमी को किसी जंगल मैगजीन के ऑफिस में बैठा हुआ देखते हैं। सामने बैठे इसके बॉस की बातों से हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम रे है। रे इस जंगल मैगजीन के लिए फोटोग्राफ्स लाता रहता है, क्योंकि कैमरा चोरी होने की वजह से उसे फिर से फोटोग्राफ्स लेनी पड़ी थी। इसीलिए रे को यहाँ आने में कुछ और दिन लग गए। अपने बॉस की बातों से ही रे को पता लगता है कि उसके नाना अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद रे काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो अपने नाना के बहुत करीब था। रे के नाना ने ही उसे फोटोग्राफ्स लेना सिखाया था। जब रे अपने नाना के घर पहुंचता है, तब उसके नाना का लॉयर अरोड़ा उसे बताता है कि तुम्हारे नाना पिछले कुछ सालों से कोई रिसर्च कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें इस घर को भी गिरवी रखना पड़ा। लेकिन जाने से पहले वो सबका हिसाब कर गए, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता हो कि अब वो जिंदा नहीं रहेंगे। बातों ही बातों में अरोड़ा रे से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे नाना क्या बना रहे थे? क्योंकि रे को भी उस बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए रे नाम में अपना सर हिलाता है। अपने नाना की अस्थियों को बहाने के बाद जब रे वापिस से अपने नाना के घर लौटता है, तब उसका ध्यान लकड़ी के एक बोट पर जाता है। उसके नाना इस बोट को हमेशा अपने पास रखते थे। एक बार उसके नाना ने कहा था, ये मामूली बोट नहीं है, इसमें काफी राज छिपे हैं। इसीलिए रे उस बोट को खोलने की कोशिश करने लगता है। जब रे उस बोट को खोलने की कोशिश कर रहा था, तभी बोट का एक पार्ट खुल जाता है और उसमें से एक चाबी और फोटोग्राफ बाहर निकलती है। ये फोटोग्राफ एक बिल्डिंग की थी। उसे देखते ही रे को उस जगह की लोकेशन का पता लग जाता है। अगली सुबह रे वो चाबी और फोटोग्राफ लेकर उस बिल्डिंग में पहुंचता है। यहाँ उसे समझ आता है कि ये ऑफिस एक बहुत पुरानी लोकर कंपनी का है। जब रे वो चाबी लेकर उस बिल्डिंग में पहुंचता है, तो वहाँ बैठा एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारे नाना ने कहा था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। इसके बाद जब रे लोकर खोलकर देखता है, तब उसे कैमरा मिलता है। क्योंकि रे को कैमरा की जरूरत थी, इसलिए वो काफी खुश हो जाता है। वापिस घर लौटने के बाद जब रे उस कैमरा को ऑन करने की कोशिश करता है, तब उसे समझ आता है कि इस कैमरा में कोई डिफॉल्ट है, क्योंकि वो कैमरा आज की डेट पर सेट ना होकर सिर्फ फ्यूचर डेट पर ही ऑन हो रहा था। कैमरा ऑन करने के बाद रे उससे कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक करता है। उसके बाद रे अपने लिए काम ढूंढने की ट्राई करता है, क्योंकि जिस जंगल मैगजीन के लिए वो काम करता था, वहाँ से उसे काफी कम पैसे मिलते थे। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। घर लौटने पर रे सुबह खींची गई फोटोग्राफ्स के नेगेटिव अपने डार्क रूम में लटका देता है। अगली सुबह जब रे उन फोटोग्राफ्स को देखता है, तो वो काफी शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसकी क्लिक की हुई फोटोज डेवलप हुई फोटोज से काफी अलग थी। कुछ देर बाद ही रे को वही इंसिडेंट दिखाई देने लगते हैं जो कि उन डेवलप हुई फोटोग्राफ्स में थे। जैसे कि कल सुबह उसने सड़क पर खड़ी एक नई गाड़ी की फोटो क्लिक की थी, लेकिन फोटो डेवलप होने के बाद उसमें गाड़ी का कांच टूटा हुआ नजर आ रहा था। रे की आंखों के सामने ही एक बच्चा बॉल मारकर गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। ऐसे ही वहीं खेल रही एक छोटी लड़की आज उसे साइकिल चलाती हुई दिखाई देती है। उसके हाथ में पकड़ी फोटो में भी उसे यही दिखाई दे रहा था। कुछ देर सोचने के बाद रे को समझ आता है कि ये कैमरा आने वाले कल की तस्वीर दिखाता है, इसीलिए ये आज या पास्ट की किसी भी डेट पर ऑन नहीं होता। ये कैमरा सिर्फ फ्यूचर डेट्स पर ही ऑन होता है, क्योंकि उसने खिड़की पर बैठे कबूतर की काफी सारी फोटोग्राफ्स क्लिक की थी, लेकिन उसकी सभी फ्यूचर फोटोग्राफ एक जैसी थी। ये देखकर उसे समझ आता है कि एक डेट पर किसी भी चीज की सिर्फ एक फोटो ही ली जा सकती है, और कल जिस वक्त उसने फोटोज खींची थी, फ्यूचर फोटोज भी उसी वक्त की आई थी। ये सब पता लगने के बाद रे कुछ और फोटोग्राफ्स लेने के लिए बाहर जाता है, और वो काफी सारे लोगों की रैंडम फोटोज क्लिक करता है। ऐसे ही घर लौटने के बाद वो अपने घर के सामने रहने वाली एक लड़की की भी फोटो क्लिक करता है, लेकिन वो लड़की इस बात को नोटिस करके अपने रूम के कर्टेन्स बंद कर लेती है। इसके बाद रे बड़ी ही एक्साइटमेंट में उन फोटोग्राफ्स को डार्क रूम में ले जाकर उन्हें डेवलप होने के लिए टांग देता है। कुछ टाइम बाद जब रे उन फोटोज को देखता है, तो वो हंसने लगता है, क्योंकि आज सुबह जो आदमी स्टेडियम में खेल रहा था, डेवलप हुई फोटो में वो उसे टॉयलेट करता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही एक अंधे भिखारी की ली गई फोटो से उसे पता लगता है कि
एक्चुअल में वो अंधा नहीं है। लेकिन इन्हीं फोटोग्राफ्स में से उसे 2 ऐसी फोटोज नजर आती हैं जिसे देखकर वो परेशान हो जाता है। एक फोटो छोटे बच्चे और उसकी माँ की थी जो एक झूले से गिरते हुए दिखाई दे रहे थे, और दूसरी फोटो सामने रहने वाली उस लड़की की थी। एक क्लब में कोई आदमी उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था। उन फोटोज को देखकर रे उन लोगों की मदद करने की सोचता है। अगली सुबह रे कुछ देर पहले ही उस मेले में पहुंच जाता है जहां वो झूला लगा था। कुछ देर में ही उसे वो माँ बेटा भी नजर आ जाते हैं जिनका एक्सीडेंट होने वाला था। इसीलिए रे उन्हें झूले पर चढ़ने से रोकने लगता है, लेकिन वो लेडी रे को गलत समझकर उसे वहां से जाने को कहती है। ऐसे ही पास खड़े कुछ आदमी रे को पीछे करके लेडी को जाने के लिए कहते हैं। रे उन्हें बार बार यही कहता है कि ये झूला टूटने वाला है, लेकिन सभी लोग उसे पागल समझकर यहाँ से जाने को कहते हैं। कुछ ही देर में उस झूले की एक सीट टूटने की वजह से वो लेडी और बच्चा काफी ऊंचाई से गिरकर घायल हो जाते हैं। आगे हम एक क्लब का सीन देखते हैं। यहाँ हम उस लड़की को गाना गाते हुए देखते हैं जिसकी फोटो रे ने क्लिक की थी। कुछ ही देर में रे भी यहाँ पहुँच जाता है। हालांकि रे उस लड़की को बचाने के लिए ही यहाँ आया था, लेकिन जब वो लड़की रे को देखने लगती है तब रे उसे इग्नोर करने की एक्टिंग करता है। यहीं पर जब एक कपल डांस कर रहा था तब कोई शराबी डांस करते हुए उनसे टकरा जाता है। इसीलिए लड़की का बॉयफ्रेंड अपनी गन निकाल कर उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लेता है। यहाँ रे को समझ आता है कि जो फोटोग्राफ उसने देखी थी वो इसी वक्त की थी। एक्चुअल में उस गन पकड़ने वाले इंसान ने किसी आदमी पर गन पॉइंट की थी, लेकिन फ़ोटो देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान लड़की को शूट करने वाला था। ये जानने के बावजूद भी रे उस आदमी को शूट करने से रोक देता है। क्लब बंद होने के बाद जब वो लड़की क्लब से निकलती है तब रे उससे बात करने की कोशिश करता है। यहाँ जब वो लड़की कल शाम के इंसिडेंट के बारे में पूछती है तब रे बताता है कि मैं एक्चुअल में एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हूँ, मैं बस अपना कैमरा चेक कर रहा था, तब अचानक से आप सामने आ गई। उसकी बातें सुनने के बाद जब वो लड़की रे को लिफ्ट देने के लिए पूछती है तो रे भी उसे मना नहीं कर पाता। रास्ते में जाते वक्त ही रे को पता लगता है कि इस लड़की का नाम सिमी है। अगले दिन जब रे अपने घर पर आराम कर रहा था तभी कुछ आदमी अचानक से उसके घर पर आ जाते हैं। वो लोग क्रेडिट कार्ड के बिल की रिकवरी करने के लिए यहाँ आए थे, क्योंकि रे के ऊपर 2.5 लाख का कर्ज था। क्योंकि रे के पास उन्हें देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो लोग रे के घर का सामान उठाकर ले जाते हैं। इसके बाद रे फिर से काम ढूंढने के लिए निकल जाता है, और रास्ते में ही जब वो एक दुकान पर रुकता है तो अपने पीछे बात कर रहे 2 लोगों की बातों से उसे यहाँ खेली जाने वाली लॉटरी के बारे में पता लगता है। ये सुनने के बाद रे को एक आइडिया आता है और वो उस बोर्ड की एक फ़ोटो खींचता है जहाँ पर लॉटरी के नंबर्स लिखे गए थे। रे उसी नंबर पर बैट लगाता है जो नंबर उसने डेवलप की गई फ़ोटोज़ में देखे थे। अगले दिन रे 25 रुपये से खरीदी गई टिकट से वो 25,000 रुपये जीत जाता है, और यहाँ से उसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। रे अब इसी तरह से पैसे कमाने लगता है और कुछ ही दिनों में वो काफ़ी अमीर हो जाता है। अब सिमी के साथ भी उसकी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। काफ़ी दिन तक छोटी मोटी लॉटरीज पर पैसा लगाते लगाते वो बोर हो चुका था, इसलिए रे अब बड़ा हाथ मारने की सोचने लगता है। अब वो घोड़ों की रेस पर पैसा लगाना शुरू करता है। ऐसे ही वो क्रिकेट मैचेस और स्टॉक मार्केट के ज़रिए भी पैसा कमाने लगता है। काफ़ी दिनों से रे सिमी को भी टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि वो पैसा कमाने की धुन में खो चुका था। ऐसे ही कार में जाते वक्त सिमी जब रे से इस बारे में बात करती है तो रे उसी से झगड़ा करने लगता है। इसी बात से गुस्सा होकर सिमी रे की कार से उतर जाती है। घर पहुंचने पर रे को सिमी की कही हुई कुछ बातें याद आती हैं और उसे एहसास होता है कि उसे सिमी के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। इसीलिए वो सिमी के घर पर एक बुके और कॉफ़ी लेकर जाता है। यहाँ रे सिमी को सॉरी कहते हुए उसे मनाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद बातें करने के बाद ये लोग जब साथ में मूवी देख रहे थे उसी दौरान रे सिमी को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन सिमी इस बारे में सोचने के लिए कुछ वक्त मांगती है, क्योंकि हाल ही में उसे एक एल्बम में गाने के लिए ऑफर मिला था और वो नहीं चाहती थी कि ये मौका उसके हाथ से जाए। कुछ देर बाद ही फ़ोन कॉल के ज़रिए रे को पता लगता है कि मैगज़ीन कंपनी के बॉस मिस्टर घोष एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं। ये जानने के बाद रे अपने घर जाकर उनकी ली हुई कुछ फ़ोटोग्राफ्स देखने लगता है, जो कि रे ने ऐसे ही रैंडम फ्यूचर डेट के ऊपर क्लिक की थी। वो देखता है कि मिस्टर घोष की ली गई तस्वीर बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। ऐसे ही एक तस्वीर उसे कैमरा के साथ भी मिली थी। वो तस्वीर एक्चुअल में रे के नाना की थी। यहाँ रे को समझ आता है कि अगर किसी की डेथ होने वाली हो तो ये कैमरा उस इंसान की फ़ोटो ब्लैंक दिखाता है। अगले दिन रे अपने एक फ्रेंड से मिलने के लिए एक होटल में जाता है। तब यहीं पर उसकी मुलाकात सोफिया नाम की एक लेडी से होती है। रे के फ्रेंड के ज़रिए ही सोफिया को पता लगा था कि रे बैटिंग करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा है, इसलिए वो रे के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने की सोचती है। हम देखते हैं कि रे भी उसकी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट होने लगा था।
कुछ देर तक बातें करने के बाद ये दोनों क्लब में जाकर ड्रिंक करने लगते हैं। यहीं पर सोफिया रे को एक एक्सक्लूसिव क्लब के बारे में बताने लगती है जहाँ पर वो बेट लगाने के बारे में सोच रही थी। इसी दौरान सिमी भी अचानक से उस क्लब में आ जाती है क्योंकि वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ यहाँ पार्टी करने आई थी। सोफिया और रे को करीब देखकर सिमी रे पर गुस्सा करने लगती है तो रे उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं सिर्फ काम के सिलसिले में इससे मिलने आया था। इसी दौरान हम सोफिया को रे के बैग में से कैमरा निकालते हुए देखते हैं। सोफिया को ये कैमरा थोड़ा अलग लग रहा था इसलिए वो रे की फ़ोटो क्लिक करके देखती है। वहीं पर सिमी रे को उसकी दी गई रिंग वापस करके यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद रे भी अपना कैमरा लेकर यहाँ से निकल जाता है। घर पहुंचकर रे अपनी आज की ली गई सभी फ़ोटोज़ को डेवलप होने के लिए लगा देता है। कुछ देर वेट करने के बाद रे उन डेवलप हुई फ़ोटोग्राफ्स को देखने लगता है और यहाँ उसे एक ब्लैंक फ़ोटो नज़र आती है। ये वही फ़ोटो थी जो सोफिया ने क्लब में क्लिक की थी। यहीं से ये कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है और हम रे को घबराया हुआ देखते हैं। फ़ोटो पर लिखी डेट को देखकर रे को पता लगता है कि वो 30 सितंबर को मरने वाला है क्योंकि आज 24 सितंबर है, इसलिए जीने के लिए उसके पास सिर्फ 6 दिन बचे थे। अगली सुबह रे उस स्टूडियो में पहुंच जाता है जहां सिमी अपने गाने की रिकॉर्डिंग कर रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी सिमी उससे बात नहीं करती, इसलिए वो निराश होकर वापस से घर लौट आता है। घर पहुंचने पर वो देखता है कि एडवोकेट अरोड़ा पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे थे। बिना टाइम वेस्ट किए अरोड़ा रे को कहता है कि मुझे वो कैमरा चाहिए। अरोड़ा की बातों से रे को समझ आता है कि काफ़ी दिनों से अरोड़ा के आदमी उसे फॉलो कर रहे थे। तभी कमरे में से एक और आदमी बाहर निकलता है। ये वही आदमी था जिसे अरोड़ा ने रे को फॉलो करने के लिए हायर किया था। इसका नाम है कैप्टन। जब अरोड़ा कैप्टन को पूछताछ करने का ऑर्डर देता है तब कैप्टन अरोड़ा को ही शूट कर देता है क्योंकि कैमरा की सच्चाई जानने के बाद वो अब खुद उस कैमरा को हासिल करना चाहता था। इसके बाद जब कैप्टन रे से पूछताछ करता है तब रे झूठ बोलते हुए कहता है कि कैमरा मेरे बैंक के लॉकर में है। यहाँ कैप्टन रे के साथ चलने की बजाय घर पर ही वेट करने का बोल के रे को कैमरा लाने के लिए कहता है, लेकिन रे इस मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से दूर निकलने के बारे में सोचता है। कुछ ही देर में रे काफ़ी दूर निकल जाता है। जब रे अपनी गाड़ी में जा रहा था तब उसे सिमी का ख्याल आता है और जब रे सिमी को कॉल करता है तब उसे कैप्टन की आवाज़ सुनाई देती है। कैप्टन को इस बारे में भी पहले से पता था कि सिमी और रे रिलेशनशिप में है, इसलिए उसने रे को इतनी आसानी से वहाँ से जाने दिया। क्योंकि सिमी कैप्टन के पास थी इसलिए रे वो कैमरा लेकर अपने घर पर पहुँच जाता है। लेकिन कैप्टन को शक था कि कहीं ये कोई दूसरा कैमरा तो नहीं लेकर आया, इसलिए वो रे को अपनी एक फ़ोटो खींचकर उसे कन्वर्ट करने को कहता है और फ़ोटो कन्वर्ट करते हुए ही रे काफ़ी चालाकी से कैप्टन को धोखा देकर सिमी के साथ यहाँ से भाग जाता है। आगे हम एक होटल रूम का सीन देखते हैं। यहाँ रे उस कैमरा की सारी सच्चाई सिमी को बता देता है। अब जाकर सिमी को समझ आता है कि रे इतनी जल्दी अमीर कैसे बना। यहाँ रे ये भी बता देता है कि 5 दिन बाद मैं भी मरने वाला हूँ। रे की बातें सुनने के बाद सिमी उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो रे को समझाते हुए कहती है कि हमें कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना होगा, मैं ऐसे ही तुम्हारी मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती। इस पर रे कहता है कि ये कैमरा झूठ नहीं बोलता, लेकिन जो भी हो मैं ये कैमरा उस कैप्टन को हाथ नहीं लगने दूंगा। इसके बाद सिमी अगले 5 दिन की डेट्स डालकर रे की फ़ोटोग्राफ्स लेना शुरू करती है ताकि किसी तरह से वो उसका आने वाला फ्यूचर बदल सके। अगले दिन जब रे उन फोटोग्राफ्स को डेवलप करवाता है तो उसे समझ आता है कि अगले 4 दिन तक सिमी उसके साथ रहेगी। ऐसी ही एक फ़ोटो में उसे एक टेम्पल दिखाई देता है। उसे देखने के बाद सिमी को समझ आता है कि इस तरह के मंदिर तो साउथ इंडिया में मौजूद है। सिमी की बातें सुनने के बाद रे हंसते हुए कहता है कि मैंने कुछ दिन पहले ही हमारे लिए केरला की टिकट्स बुक करवाई थी। ये जानने के बाद ये दोनों बैंकॉक जाने का प्लान बनाते हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को बदल सके। अगले सीन में ही हम इन दोनों को एयरपोर्ट में जाते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ कैप्टन को भी पता लग चुका था कि रे और सिमी बैंकॉक के लिए निकल चुके हैं, इसलिए वो भी बैंकॉक के लिए निकल जाता है। अब रे के पास सिर्फ 3 दिन बचे थे। अगले सीन में हम कैप्टन को भी बैंकॉक एयरपोर्ट पर उतरता हुआ देखते हैं। यहाँ हमें समझ आता है कि बैंकॉक में भी उसके कुछ आदमी थे, यहाँ तक कि कैप्टन के कनेक्शन पुलिस के साथ भी थे। बैंकॉक पहुँचते ही एक आदमी उसके लिए गन का इंतज़ाम भी कर देता है। इसके बाद कैप्टन टैक्सी नंबर के जरिए रे और सिमी के होटल का पता लगा लेता है और वहाँ के स्टाफ की ड्रेस पहनकर उनके कमरे तक पहुँच जाता है। कैप्टन को देखने के बाद सिमी और रे टेरेस से होते हुए भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैप्टन दूसरे रास्ते से ही उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है और रे को गन पॉइंट पर लेकर उसे कैमरा देने को कहता है। यहाँ सिमी अचानक से रे को ही बिल्डिंग से धक्का देकर गिरा देती है और उसके बाद खुद भी एक स्विमिंग पूल में कूद जाती है।
क्योंकि सिमी को पता था कि कैमरा की फोटोग्राफ्स के अकॉर्डिंग अभी हम लोग नहीं मरने वाले। स्विमिंग पूल से निकलने के बाद जब ये दोनों होटल के बाहर निकलते हैं तब एक कार इनके सामने आकर रुकती है और ये दोनों भी बिना टाइम वेस्ट किए कार में बैठ जाते हैं। यहाँ हम फिर से सोफिया को देखते हैं जो इन्हें बचाने के लिए यहाँ आई थी। सोफिया की बातों से इन्हें पता लगता है कि सोफिया एक्चुअल में एक अंडरकवर एजेंट है। सोफिया बताती है कि हमें पता था कि तुम्हारे नाना मिस्टर जोशी कोई खास कैमरा बनाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि मिस्टर जोशी की रिसर्च गवर्नमेंट के लिए एक सेंसिटिव इशू था। इसलिए पिछले कुछ सालों से हमारी टीम उस खास कैमरा की तलाश में थी। कुछ दिन पहले ही हमें उस कैमरा की सच्चाई पता लगी। कल सुबह तक सीनियर रिसर्च ऑफिसर पूरी भी यहाँ आ जाएंगे। सोफिया की बातों से रे को समझ आता है कि गवर्नमेंट इस कैमरा का यूज़ देश की भलाई के लिए करना चाहती है। वैसे भी रे 3 दिन बाद मरने वाला था, इसलिए वो सोफिया की कस्टडी में रहने का फैसला करता है। वो भी चाहता था कि इस कैमरा का यूज़ देश के लिए किया जाए। अगले दिन तक ऑफिसर पुरी भी उनके होटल तक पहुंच जाते हैं। पुरी की बातों से रे को समझ आता है कि वो इस कैमरा को गवर्नमेंट के हवाले नहीं करेगा। इसलिए रे उनसे कहता है कि मैं इसे अपने हाथों से इंडिया जाकर प्रेस के सामने हैंडओवर कर दूंगा। ये सुनने के बाद पुरी अपनी गन निकाल लेता है और जबरदस्ती रे से कैमरा छीनने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर जब सोफिया उसे रोकती है तो पुरी उसे भी मार डालता है। अब तक कैप्टन भी यहाँ पर पहुँच चुका था। वो पुरी पर गोलियां चलाना शुरू करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रे और सिमी एक कार में यहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें भागते देख पुरी और कैप्टन भी उनका पीछा करने लगते हैं। चलती कार में ही रे कैप्टन की एक फ़ोटो क्लिक करता है। कुछ देर बाद ही रे और सिमी कार से उतरकर फ्लाईओवर से ही समुद्र में चलती हुई एक बोट पर कूद जाते हैं। इसलिए कैप्टन और पुरी उन्हें नहीं पकड़ पाते। लेकिन पुरी ये खबर न्यूज़ में फैला देता है कि रे और सिमी सोफिया का खून करके भाग गए। इसलिए बैंकॉक पुलिस भी अब उनके पीछे लग चुकी थी। अगले सीन में हमें समझ आता है कि जिस बोट में वो लोग कूदे थे वो बोट बैंकॉक के गैंग की थी। जब उस गैंग को पता लगता है कि ये दोनों किसी पुलिस ऑफिसर का खून करके भागे हैं तो वो गैंग उन्हें अपने साथ रहने के लिए अलो कर देता है और यहाँ से भागने में भी उनकी मदद करता है। पुलिस और कैप्टन से बचते हुए ये लोग काफ़ी दूर निकल आते हैं। अगली सुबह ये दोनों अपने आप को उसी मंदिर के आगे पाते हैं जो मंदिर इन्होंने डेवलप हुई फोटोग्राफ में देखा है। उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई मंदिर बैंकॉक में भी हो सकता है। अभी तक इन दोनों के साथ वही इंसिडेंट्स हुए थे जो कि इन्होंने डेवलप हुई फोटोग्राफ्स में देखे थे। इसीलिए रे अब और भी ज़्यादा घबराने लगता है। उसके पास जीने के लिए सिर्फ एक दिन और बचा था, लेकिन अभी भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। कैप्टन की खींची गई फोटो से उसे कैप्टन के होटल और रूम नंबर के बारे में पता लगता है। आगे रे एक टैक्सी ड्राइवर और सिमी के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। रे सिमी को वो कैमरा हैंड ओवर करने के बाद आज रात को ही उसकी और कैप्टन की फ़ोटो क्लिक करने को कहता है, क्योंकि कैमरा के अकॉर्डिंग रे कल रात 10:30 बजे मरने वाला था। इसलिए सिमी रात को उसी टाइम से कुछ देर पहले अपनी और कैप्टन की फ़ोटो क्लिक करती है। इसके बाद रे कैप्टन से मिलने के लिए उसके रूम में पहुंचता है। रे उसे एक ऑफ़र देते हुए कहता है कि अगर तुम कल तक मेरी जान बचाने में कामयाब रही तो मैं खुद वो कैमरा तुम्हें दे दूंगा। क्योंकि कैप्टन के पास इससे अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो रे की बात मान लेता है। आगे हम डेथ डे का सीन देखते हैं। फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग आज ही के दिन रे मरने वाला था। अब तक ऑफिसर पुरी को भी पता लग चुका था कि रे किस होटल में रुका हुआ है, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही कैप्टन को अपने एक आदमी के जरिए ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि पुलिस यहां आने वाली है। इसलिए वो कुछ देर पहले ही रे को लेकर यहाँ से निकल जाता है। दिन ढलने के बाद रे जब सिमी से मिलने के लिए प्लान की गई जगह पर पहुंचता है तब रे को वहाँ टैक्सी ड्राइवर की लाश दिखाई देती है। वहीं से रे को 2 फोटोज भी मिलती है। कैप्टन की डेवलप हुई फोटो में उसे ऐसा कुछ दिखाई देता है जो रे उसे बताना नहीं चाहता था, इसलिए रे उस फोटो को छुपा लेता है। दूसरी फोटो सिमी की थी जिसे कोई पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ था। ये वही इंस्पेक्टर था जिसने कैप्टन को पुलिस के आने की खबर दी थी। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर के साथ ऑफिसर पुरी को देखते हैं। टैक्सी ड्राइवर को मारकर पुरी ने सिमी को पकड़ लिया था और वो कैमरा भी अब पुरी के हाथ लग चुका था। पुरी अपने खिलाफ कोई भी विटनेस छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए पुरी इंस्पेक्टर को कुछ पैसे का ऑफर देकर यहाँ मौजूद सभी लोगों को मारने के लिए कहता है। देखते ही देखते इंस्पेक्टर टैक्सी ड्राइवर और अपने साथ मौजूद 2 कांस्टेबल को भी मार देता है। अब तक कैप्टन और रे भी फोटो की लोकेशन को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके थे। ये लोग एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद कैप्टन को वही सीन देखने को मिलता है जो उसने डेवलप हुई फोटो में देखा था, लेकिन कैप्टन उस इंस्पेक्टर को मारकर सिमी की जान बचा लेता है। ऐसे ही रे ने भी पुरी को घायल कर दिया था। इसके बाद कैप्टन अपनी की गई डील के अकॉर्डिंग कैमरा लेने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी रे अपनी गन उठाकर शूट करता है।
रे का निशाना चूकने की वजह से कैप्टन बच जाता है, लेकिन कैप्टन रे को शूट कर देता है, जिसके कारण रे अपने पीछे मौजूद एक कुएं में गिर जाता है। कैप्टन देखता है कि रे के हाथ से कैमरा गिरने की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। यही सिमी कैप्टन को एक फोटो दिखाते हुए कहती है कि रे ने तुम्हारी जान बचाई है, लेकिन तुमने उसे ही मार दिया। यहाँ उसे समझ आता है कि रे ने पुरी को शूट करने के लिए गन चलाई थी। ये एक्चुअल में वही फोटो थी जो रे को टैक्सी ड्राइवर के पास से मिली थी, क्योंकि इसमें इंस्पेक्टर पुरी कैप्टन को शूट करता हुआ दिखाई दे रहा था, इसलिए रे ने जानबूझकर ये फोटो कैप्टन से छुपाई थी। ये सब सुनने के बाद कैप्टन वहाँ से निकल जाता है। कुछ सेकंड बाद ही हम रे को कुएं से बाहर निकलता हुआ देखते हैं। कुएं से बाहर निकलने के बाद सिमी और रे को समझ आता है कि डेवलप हुई फोटो ब्लैंक नहीं थी, वो एक्चुअल में ब्लैक थी, क्योंकि कुएं में काफ़ी अंधेरा था। अगले सीन में हम इन दोनों को वापस इंडिया जाते हुए देखते हैं। फ्लाइट में जाते वक्त ही रे जब टूटा हुआ कैमरा वापस से बैग में रखने लगता है तो उसे अपने नाना के बैग में एक अजीब सी घड़ी मिलती है, और जब रे उसमें लगी बड़ी सुई को आगे घुमाता है तो रे समय में काफ़ी आगे चला जाता है। ऐसे ही जब वो सुई को पीछे की तरफ घुमाता है तो उसे अपने चारों तरफ रेगिस्तान दिखाई देने लगता है। कुछ सेकंड्स बाद ही अचानक से रे की आंखें खुलती है और वो सोचने लगता है कि ये सब कुछ सपना था या हकीकत, और इसी सीन के साथ ये मूवी भी खत्म होती है।